वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। माय नेम इज किशोर कुमार और आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइट डैम के बारे में। तो व्हाइट डैम को हम खूनी गैस भी कहते हैं, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को खूनी गैस नाम क्यों दिया गया है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड खून के लाल कणों को नाकाम कर देती है, जिससे रक्त द्वारा विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने की कार्य शक्ति नष्ट हो जाती है। उसका प्रभाव ऐसा ही होता है जैसा खून हो जाने से रक्त बह जाता हो, वह एक प्रकार से मनुष्य का खून कर देती है, इसलिए इसे खूनी गैस नाम दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड को अंग्रेजी में व्हाइट डैम नाम क्यों दिया गया है? अंग्रेजी में कार्बन मोनोऑक्साइड को पुराने जमाने में व्हाइट डैम का नाम दिया गया था, क्योंकि वह ब्लैक डैम की तरह अंधेरा नहीं करती थी, बत्तियां बुझाकर अंधेरा नहीं किया करती थी, इसीलिए इसे व्हाइट डैम कहा जाता है। खूनी गैस के गुण कुछ इस प्रकार हैं। खूनी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के गुण अत्यंत विषैली, कोयला खानों की सबसे अधिक प्राणनाशक गैस है। ये रंगहीन और गंधहीन भी है। हवा से मामूली हल्की, अपेक्षित भार इसका 0.97 है। हवा में खूनी गैस 12.5 से 74% हो तो मिश्रण विस्फोटक होता है, परंतु खान में इतनी नहीं मिलती। कोयले की स्पॉन्टेनियस हीटिंग, आग ब्लास्टिंग और मीथेन या कोल डस्ट के विस्फोट से ये बनती है। हवा में नीली लौ देकर जलती है। इसे रात के समय जलता कोयला, कोल भट्ठा या ईंट भट्ठा देखने से इस गैस को जलते देखा जा सकता है। खान में अगला पॉइंट है, खान में खूनी गैस कैसे बनती है? तो खूनी गैस मुख्यतः 5 प्रकार से बनती है। कोयले के स्वतः दहन स्पॉन्टेनियस हीटिंग से, कोयले में आग लगने से, कोयले या पत्थर में ब्लास्टिंग होने से, विशेषतः जब बारूद ठीक से नहीं जलती। गर्म गैस या कोल डस्ट का विस्फोट एक्सप्लोजन होने से। कोल डस्ट के विस्फोट में तो खूनी गैस बहुत अधिक मात्रा में बनती है, 2 से 8% तक। खान में डीजल लोको, डीजल शटल कार या एयर कंप्रेसर चलने से। इसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जैसे खान की हवा में मौजूद ऑक्सीजन कोयले के संपर्क में आकर सामान्य तापमान पर कोयले का मंद गति से ऑक्सीकरण होने से कुछ खूनी गैस बनती है, परंतु उसकी मात्रा बहुत नगण्य होती है, बहुत थोड़ी होती है। दहकते कोयले की आग को जब पानी की धार से बुझाया जाता है तो वाटर गैस बनता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। लकड़ी के सपोर्ट में आग लग जाए तो भी खूनी गैस बन सकती है। अब इसमें कुछ नोट करने वाली कुछ बातें हैं। खान में विस्फोट होने पर जो व्यक्ति विस्फोट के धक्के से बच जाते हैं वे खूनी गैस से मर जाते हैं, क्योंकि वह गैस बहुत अधिक मात्रा में बनती है। यदि स्पॉन्टेनियस हीटिंग इनटेक रास्ते में हो जाए तो खूनी गैस देखते ही देखते पूरी खान में घातक मात्रा में फैल जाती है, जैसा कि न्यू केंदा क्वेलेरी में 1994 में हुआ था, कि जिसमें 55 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। यदि लकड़ी के एक काग में आग लग जाए तो 1 किलोमीटर शून्य में इतनी खूनी गैस फैल जाती है कि वातावरण घातक हो जाता है। इंग्लैंड की स्नैफेल मेटल माइन में तो सपोर्ट में आग लगने पर 18 व्यक्ति इस गैस से मर गए। खान में खूनी गैस मिलना स्पॉन्टेनियस हीटिंग या आग की सूचना देता है। अगला पॉइंट है, खान में खूनी गैस किन जगहों पर मिल सकती है? तो केविंग गो के किनारे व रिटर्न हवा रास्ते में, फायर स्टैंपिंग के नजदीक, ओल्ड वर्किंग्स में जहां डीजल लोको, डीजल शटल कार या एयर कंप्रेसर चलते हैं, फेस में ब्लास्टिंग के धुएं में, आग लगी जगह के रिटर्न तरफ, विस्फोट के बाद पूरी खान में। अब इसमें नोट करने वाली एक बात है कि खूनी गैस हवा से हल्की होती है, परंतु वातावरण के ऊंचे तापमान के कारण वह चाल के पास चद्दर के रूप में, एक लेयर के रूप में मिल सकती है। अब मनुष्य के शरीर में खूनी गैस किस प्रकार प्रभाव करती है? खूनी गैस से कार्बन मोनोऑक्साइड प्राणघातक जहरीली गैस है, जो खून खराब कर देती है। जब हवा फेफड़ों में जाती है तो ऑक्सीजन रक्त की हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक अस्थायी पदार्थ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। रक्त जब शरीर में दौड़ता है तो तंतु जीवन के पोषण के लिए उस पदार्थ से ऑक्सीजन खींच लेते हैं। खूनी गैस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुना जल्दी मिल जाती है। फेफड़ों में यह गैस तनिक भी जाने से तुरंत हीमोग्लोबिन से मिलकर अधिक अस्थायी पदार्थ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और वह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं ले जा सकता है।
हर सांस में अधिकाधिक रक्त ऑक्सीजन खींचने के लिए नाकाम हो जाता है। फलस्वरूप शरीर के तंतुओं को ऑक्सीजन नहीं मिलती। अंत में ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु हो जाती है और मृत्यु न भी हो तो फेफड़े सदा के लिए खराब हो जाते हैं। नोट, खूनी गैस का प्रभाव संचयी होता है, अर्थात एक्सपोजर के साथ समय के साथ बढ़ता जाता है, वह परिश्रम के साथ भी बढ़ता है। अगला पॉइंट है, खूनी गैस की विभिन्न मात्रा का शरीर पर क्या प्रभाव होता है। तो इसकी मात्रा जो है वो पीपीएम में मापी जाती है और काम करते हुए व्यक्ति पर प्रभाव। तो अगर 50 पीपीएम हो तो सुरक्षा सीमा, 200 पीपीएम हो तो 2 घंटे में माथे में दर्द, 400 पीपीएम हो तो 45 मिनट में सिर दर्द, उल्टी, बेहोशी की संभावना, 1200 पीपीएम हो तो 30 मिनट में तेज सिर दर्द, टांगे लड़खड़ाना, मानसिक उलझन, बेहोशी, 2000 पीपीएम हो तो 10 मिनट में कोमा, ऐंठन, मानसिक उलझन, बेहोशी, और अगर 5000 पीपीएम हो तो 1 मिनट में श्वास बंद और मृत्यु हो सकती है। अगला पॉइंट, खान की हवा में अधिक से अधिक कितनी खूनी गैस रहने पर वेंटिलेशन संतोषजनक माना जाएगा, या खूनी गैस की डीजीएमएस द्वारा परमिसेबल मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो डीजीएमएस द्वारा खूनी गैस की अनुज्ञेय मात्रा, परमिसेबल जो मात्रा है, जो अमाउंट है, वो 50 पीपीएम निश्चित की गई है। खान में जहां कहीं व्यक्ति काम करते हैं या आते जाते हैं, वहां खूनी गैस इस मात्रा से अधिक होने से वेंटिलेशन संतोषजनक नहीं माना जाता है। अब हमने बात की कि पीपीएम, तो पीपीएम का अर्थ क्या होता है। तो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन का संक्षिप्त रूप है। 1 पीपीएम का अर्थ है 10 लाख भाग हवा में एक भाग। 50 पीपीएम का अर्थ है 10 लाख भाग हवा में 50 भाग, या 0.0050%। अब 1 पीपीएम बराबर 0.0001%। अब प्रतिशत में अगर हम इसे मापें तो गैस की पीपीएम संख्या बटा 10 लाख गुना 100। तो 1000 पीपीएम कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो 1 पीपीएम बराबर 0.0001%, या 1000 पीपीएम बराबर 0.1%। अब खूनी गैस कैसे हटाई जा सकती है। तो खूनी गैस हटाने का एक ही उपाय है, हवा का संचार बढ़ाना। खूनी गैस से प्रभावित व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो खूनी गैस से प्रभावित व्यक्ति होने पर चुपचाप हो जाता है, सवाल पूछने पर जवाब नहीं देता, धीरे धीरे चलता है, लड़खड़ाता है और दाएं बाएं डोलता है। उसे टांगे भारी मालूम होती है, एक कदम 10 कदम के बराबर मालूम होता है, पूरी व्यवस्था लगती है, उसका चेहरा ताजा गुलाबी दिखता है, उसे अपनी हालत का ज्ञान नहीं होता, वह जिद करता है, जोर जोर से काम करता रहता है, उसे काम से हटाना कठिन होता है, इतना कि कई बार वो मारपीट भी कर सकता है। मनुष्य पर खूनी गैस का प्रभाव किन बातों पर निर्भर करता है। तो खूनी गैस पीपीएम पर निर्भर करता है, गैस में रहने की अवधि, हृदय की गति बढ़ाने वाली क्रिया जैसे शारीरिक क्रम या मानसिक परेशानी, वातावरण का ऊंचा तापमान व नमी, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी, व्यक्ति की निजी संवेदनशीलता। कोई व्यक्ति खूनी गैस से प्रभावित हो जाए तो क्या करना चाहिए। खूनी गैस से प्रभावित व्यक्ति को कोई भी काम नहीं करने देना चाहिए, उसे चलने भी नहीं देना चाहिए, स्ट्रेचर पर उठाना चाहिए, क्योंकि काम करने से या चलने से सांस तेज चलती है और शरीर में अधिक मात्रा में गैस पहुंचेगी। सिर दर्द या मिचली का लक्षण दिखते ही उसे जल्दी से शुद्ध हवा में ले जाना चाहिए, ठंडी हवा से बचाना चाहिए, कंबल ओढ़ाकर शरीर गर्म रखना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उसे शुद्ध ऑक्सीजन चढ़ाई जानी चाहिए। यदि सांस रुकती हो तो कृत्रिम तरीके से सांस दिलानी चाहिए। यह कई घंटों तक करना पड़ सकता है, इस कारण रॉकिंग स्ट्रेचर प्रयोग में लाना चाहिए। अगला पॉइंट, खान में खूनी गैस की जांच कैसे की जाती है। तो खूनी गैस की जांच के 3 तरीके हैं, केंद्रीय चिड़िया या मुनिया चिड़िया से, गैस डिटेक्टर यंत्र से, हवा का सैंपल लेकर प्रयोगशाला में उसकी शारीरिक जांच करने से। चिड़ियों से खूनी गैस जांच का तरीका अब बंद क्यों कर दिया गया है। तो 0.1% या 1000 पीपीएम से कम खूनी गैस का चिड़ियों पर असर नहीं होता, जबकि मनुष्यों पर इसका असर होता है। सब चिड़ियों पर असर एक सा नहीं होता। कम गैस में चिड़िया उसकी अभ्यस्त हो जाती है और गैस का पता नहीं चलता। चिड़ियों का प्रयोग पक्षियों के प्रति क्रूरता है।
अब इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर के रूप में बेहतर साधन उपलब्ध हैं जो सही पीपीएम भी बताते हैं और प्रयोग में आसान भी है। खूनी गैस की जांच यंत्रों से किस प्रकार होती है? कलरीमेट्रिक डिटेक्टर से कांच की नली में रासायनिक पदार्थ रहता है, गैस से उसका रंग बदलता रहता है, रंग की गहराई या लंबाई से पीपीएम मालूम की जाती है। एमएसए, ड्रैगर व अन्य कंपनियों के ऐसे यंत्र प्रयोग में थे परंतु अब ये चलन में नहीं है। टॉक्सीमीटर और मल्टी गैस डिटेक्टर से यही तरीका प्रचलित है। इसका डिटेल स्टडी हम आगे के चैप्टर में करेंगे। रासायनिक जांच, हवा का सैंपल लेकर प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजा जाता है। प्रयोगशाला में गैस क्रोमेटोग्राफ लगने से जांच एक्यूरेट भी होता है और जल्दी भी। अगला पॉइंट है, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि खूनी गैस की मात्रा बहुत कम रहने पर भी व्यक्ति पर तेज असर हो जाता है। ऐसा कब हो सकता है? तो यदि कोई व्यक्ति कई बार थोड़े समय के लिए खूनी गैस युक्त वातावरण में आता जाता है तो क्रमशः उसके रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती जाती है। ऐसे में उस व्यक्ति पर खूनी गैस की कम मात्रा का भी तेज असर हो जाता है। इसी कारण खूनी गैस कम रहने पर भी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे खांसी गैस या नाइट्रस फ्यूम्स के बारे में। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो टिल देन, थैंक यू।